तो सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी, जो भी फौजी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग या फिर किसी भी जो जोन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास रहने वाली। आज हम बात करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमारे साथ जुड़े रहना अंत तक। हम आपको जीके और जीएस यहाँ से कवर कराने की गारंटी हमारी है। जितने भी एमसीक्यू बनेंगे जो आपके टेस्ट के रूप में हम उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक। तो आज जो आपके क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से संबंधित रहने वाले हैं, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम्स प्रिंसेप्स को, जॉन मार्शल को या फिर मार्टिमर व्हीलर को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। देखिए, पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है तो वो कौन सा है, चिरांद है, बुर्ज़होम है, हुनसांगी है या फिर मेहरानगढ़ है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका हुनसांग। क्या हो जाएगा, हुनसांग। सी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे था। देखिए, प्राचीन काल में जो कमकार, ठीक है, इसका संबंध किससे था, तो कर संग्रह अधिकारी से, भूमिहीन खेती हर मजदूरी से, कारीगरों से या फिर सुनार से। इसका मतलब बताना है कि कमकार का मतलब क्या था। तो इनका संबंध था साथियों कारीगरों से, ठीक है। कमकार मतलब कामकार, जो काम करने वाले होते हैं, कारीगर होते हैं, उनको कहते हैं। सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है पढ़ने में थोड़ा, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि लोह युग को ये नाम दिया गया है क्या, ठीक है, क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों को में मुख्य रूप से ये खाली जगह की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा है। तो किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा, पीतल, पत्थर, लकड़ी या फिर कांसे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपके कांसे की जगह, किसके, कांसे की जगह यहाँ पे क्या इस्तेमाल होने लगा है, लोहे का। डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोग खाली जगह बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग किसको बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, शीशे का, कांस्य का, लोहे का या फिर सोने का। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे कांस्य को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एक तो तांबे का करते हैं और दूसरा टिन का करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि माइक्रोलिथ खाली जगह का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों के द्वारा किया जाता था। बताओ क्या आंसर हो जाएगा। माइक्रोलिथ खाली जगह का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे सिक्के, छोटे पत्थर के औजार, कपड़े, मिट्टी के बर्तन। देखिए, माइक्रोलिथ का उपयोग ये छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन साहब का है कि मोहनजोदड़ो का नाम यहाँ पे अर्थ मोहनजोदड़ो, तो मुर्दो कटीला है इसका मतलब। तो ये किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर सिंधी भाषा में। देखिए, मोहनजोदड़ो का वैसे हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब होता है मुर्दो कटीला, ठीक है, लेकिन ये अर्थ है वो किस भाषा में दिए गए हैं ये आपको बताना है। तो याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये सिंधी भाषा में है इसका अर्थ, और अर्थ आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है कि मुर्दों का टीला। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ब्राह्मणी लिपि, शारदा, खरोष्टी या फिर नंद नागरी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो खरोष्टी लिपि है साथियों, खरोष्टी लिपि जिसको कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे आपको ऐसा भी पूछ लें तो ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी साथियों, दाईं ओर से बाईं ओर, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध।
सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो आपकी कौन सी थी? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने वाले देखिए साथियों, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी साथियों, ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो लोथल, बनावली या फिर देमाबाद या फिर कालीबंगा। तो किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये साथियों प्राप्त हुई थी कहाँ से? देमाबाद से। कहाँ से हुई थी? देमाबाद से। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला है कि ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा? क्या देखिए, ऋग्वेद काल में कौन सी नदी, ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? अस्किनी, विपाशा, परुषणी या फिर वेतस्ता, कौन सा बताइए? तो यहाँ पे इसको कहा जाता था क्या? प्रोशनी। प्रोशनी, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय ईश्वर एवं इसके अवतार, ईश्वर की चमत्कारी कथा, सदाचार एवं जीवन पद्धति या फिर दर्शन एवं ज्ञान। तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उनका केंद्रीय विषय था दर्शकों एवं ज्ञान, दर्शकों एवं ज्ञान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि चार वेदों में से, ठीक है, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं एवं बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह होता है? तो साथियों ऐसा किस में होता है कि जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, बुरी आत्माओं, तो ऐसा किस वेद में होता है साथियों? तो ये अर्थवेद में होता है, अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? बताओ साथियों, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला। तो महाप्रजापति गौतमी, सुजाता या फिर संघमित्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली अगर प्रथम महिला की बात करें तो वो आपकी थी महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला है कि यहाँ पे बुद्ध चरित सौंदरांध सारितपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो नागसेन थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन या फिर वसुबंधु थे। कौन राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे थे आपके अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शंस को यहाँ पे लॉक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है तो इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला है कि बोधि मंदिर परिसर खाली जगह के जीवन से सीधा संबंध है? तो मुगल शासक से, सिख शासक से, भगवान बुद्ध से या फिर जैन तीर्थंकर से? महाबोधि मंदिर परिसर का खाली जगह के जीवन से सीधा संबंध है, तो वो भगवान बुद्ध से हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण को त्यागे थे? बिल्कुल अजातशत्रु था, बिंबिसार था, चंद्रगुप्त या फिर कालाशोक था। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर राजा जनक के? तो कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य थे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ था? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ था? तो ये होता आपके द्वितीय मुख्य जो शिलालेख हुआ था ना, दूसरा कौन सा? द्वितीय मुख्य शिलालेख हुआ था उस अभिलेखों में जो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करा था? देखिए, यहाँ पे बताना है कि शक शासक कौन था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो सीधा राइट ऑप्शन आपको करना है, इसके लिए आपको रुद्रदमन प्रथम। कौन था? रुद्रदमन प्रथम। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त, पल्लव, मौर्य या फिर पुष्यभूति। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये करवाया था गुप्त ने। किसने? गुप्त। ऑप्शंस आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, गुप्त शासक ने। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या फिर वल्लभी। किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे विक्रमशिला, क्या हो जाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पाल शासकों ने। किसने की? कमेंट करके बताना है कि किसने की थी, ठीक है। अगला है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो कोसी, यमुना, रावी या फिर गंडक। क्या आंसर हो जाएगा? तो वो आपकी थी गंडक। कौन सी थी? गंडक। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, टेक्निकल टीम ने थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है। तो पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है, ठीक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। तो समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितने प्रतिशत कवर करती हैं? तो कितने प्रतिशत कवर करती हैं? तो 99% कवर करती है। बिल्कुल, कितने प्रतिशत? 99% कवर करती है, ठीक है। अगला है कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय खाली जगह से प्राप्त होता है। तो देखिए हड़प्पा वासियों को तांबा ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजस्थान से प्राप्त होता है, तमिलनाडु से, केरल से या फिर ओडिशा से। तो ये राजस्थान से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? राजस्थान से प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल केवल एक बार आया है? तो गंगा का आया है, सिंधु का आया है, झेलम का आया है या फिर सरस्वती का आया है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिंधु का, ठीक है। सिंधु नदी का साथियों ऋग्वेद में केवल एक बार ही क्या आया है? वो नाम आया। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह वेद चारों में सबसे छोटा है। ये हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों एवं मंत्रों का संग्रह है। तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है या फिर यजुर्वेद है? क्या आंसर हो जाएगा? तो किस वेद में ये चारों में से सबसे छोटा है और ये हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह भी करता है? तो कौन सा वेद था? तो वो आपका साथियों सामवेद था, सबसे छोटा वेद भी है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या फिर ऋग्वेद में? कौन सा सबसे पुराना वेद? सबसे पुराना वेद की बात करें तो यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में कौन सा स्थित नहीं है? तो अल्लूर भारत में, महागड्ढा है, मेहरगढ़ है या फिर चुरोद है? तो यहाँ पे भारत से जो बाहर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए अल्लूर भी भारत में है, महागड्ढा भी भारत में है, चिरोद भी है, लेकिन मेहरगढ़, ये मेहरानगढ़ नहीं है, मेहरगढ़ है। ये कहाँ पे? ये भारत में नहीं है, ठीक है। इसी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे क्लास लाइक शेयर सब कुछ कर देना, ठीक है। धन्यवाद।